कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया होंगे। दगड़ियों, इधर 4-6 दिन के अखबार अगर आपने उठाए होंगे तो जंगलों में आग की खबरें आप लोगों ने भी देखी होंगी और अखबारों ने बताया होगा कि कितने लोगों के खिलाफ वन विभाग ने एफआईआर कर दी है। अखबार ने यह भी बताया होगा कितना हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो गया है। बहुत कुछ और भी बताया होगा। उत्तराखंड के जो जंगल हैं आज की तारीख में, उसका बड़ा भाग, आप कह सकते हैं कि करीब 50% से अधिक भाग एक चीड़ के खेत के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जब उत्तराखंड के अंदर चढ़ी तो वो कंपनी की सरकार थी और वो हर चीज़ से मुनाफा कमाना चाहती थी। लकड़ी के कोयले बनाने के लिए हमारे मिश्रित जंगल काट दिए गए, फूंक दिए गए। रेल में पटरियों के अंदर जो लकड़ी बिछाई जानी होती है उसके लिए बेतरतीब जंगल काट दिए गए क्योंकि कंपनी को मुनाफा कमाना था। ये जंगल सिर्फ इसलिए नहीं कट रहे थे कि सिर्फ मुनाफा कमाना है। ये जंगल इसलिए भी कट रहे थे क्योंकि लंबी दूरी तक कंपनी को मुनाफा कमाना था। कंपनी जानती थी कि ये जो भूभाग है, बृहद भूभाग, इसमें बेहतरीन किस्म का चीड़ पैदा किया जा सकता है और पहाड़ में मिश्रित वनों को चीड़ के खेत के रूप में परिवर्तित करने का एक ही तरीका था कि मिश्रित जंगलों को काट दिया जाए। आप दो शब्द आपने सुने होंगे और ये वन विभाग के वर्किंग प्लान के शब्द हैं, कुकाट और सुकाट, अच्छी लकड़ी और खराब लकड़ी। ये कुकाट और सुकाट शब्द ब्रिटिश हुकूमत के दौरान वन विभाग की कार्य योजनाओं में मिलते हैं। यानी कि कुकाट, जिसको काट सकते हो, कोयला बना सकते हो, बांज, फलियाट, चौड़ी पत्ती के जंगल, वो उस आरण्यक सभ्यता की वनस्पति जिस आरण्यक सभ्यता को लेकर पहाड़ बसा हुआ था। सुकाट का मतलब था चीड़, सुकाट का मतलब था तुन, देवदार। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को जो पेड़ लाभ पहुंचा सकता था वो सुकाट था और जो पेड़ हम गांव वालों के लिए था, चारा पत्ती के लिए था, ईंधन के लिए था, पानी के लिए था, नमी के लिए था, वो कुकाट साबित कर दिया गया। ये पुराने दौर की बात है और यही वो दौर भी है जब वन नीति बनी। जब आपको कोई कानून बनाना होता है तो कानून बनाने के लिए पहले नीति बनाई जाती है। वन नीति बनी, उसके आधार पर वन कानून बने। उत्तराखंड की ब्रिटिश हुकूमत ने जो वन नीति बनाई थी, जो अब तक सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से चलती आ रही है, वह थी जंगलों से अधिक राजस्व कैसे कमाया जाए। और जंगलों से अधिक राजस्व कमाने का एक ही तरीका था कि सबसे पहले जो यहाँ के लोग वनों को अपने स्वामित्व में देखते हैं, स्वामित्व में मानते हैं और स्वामी की तरह जिस वनों का प्रबंधन करते हैं, उस वन के प्रबंधन को अपने कब्जे में लिया जाए और यहाँ के लोगों से कहा जाए कि स्वामित्व नहीं, आपको थोड़े बहुत अधिकार हम दे देंगे यदि हमको लगता है दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। इसी सब के बीच एक नीति और आई कि हमें अधिक से अधिक चीड़ फैलाना है, यानी कि पहाड़ के बृहद भूभाग को चीड़ के खेत के रूप में स्थापित करना है। और चीड़ को स्थापित करने के लिए, फैलाने के लिए जो नियम बने, उस नियम में एक शब्द है और यह शब्द भी वन विभाग के वर्किंग प्लान का शब्द है, फायर लाइन। दगड़ियों, चीड़ का विस्तार एक वैज्ञानिक तरीके से ही किया जाएगा, इस बात को अंग्रेज हुकूमत जानती थी। और चीड़ का जो विज्ञान था वो यही था कि यदि आपको वास्तव में एक बृहद चीड़ का खेत तैयार करना है तो सबसे पहले उस खेत की उस वनस्पति को समाप्त कर दो जो वनस्पति बढ़ते 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 मिश्रित वन का रूप लेती है। यानी कि झाड़, झंखार, आड़ू, बेड़ू, घिंगारू, किलमड़, हिसालू, मेहल, ये शुरुआती वनस्पतियां हैं
मिश्रित वन को स्थापित करने में। उसके बाद फिर इसी वनस्पति के बीच में बांझ पैदा होता है, दुधिला पैदा होता है, फलियांट पैदा होता है। तमाम किस्म के करीब 1200-1400 प्रजातियों के जो पेड़ हमारे यहाँ पहाड़ में हिमालय की संस्कृति, हिमालय की जलवायु में मिलते हैं, वो अपने आप बनते हैं। अब इस सारी वनस्पति को समाप्त करके ही हम चीड़ पैदा कर सकते हैं। तो इसका एक सरल तरीका निकाला गया। वो तरीका था फायर लाइन काटने का तरीका, कि साहब हम जंगल में फायर लाइन काटेंगे, और एक बार नहीं काटेंगे, वर्ष में 2-3-4 बार काटेंगे। फायर लाइन काटने का मतलब था कि जमीन के ऊपर से उस वनस्पति को हम समाप्त कर देंगे, जो वनस्पति मिश्रित वन के रूप में परिवर्तित होती है। और जब जमीन के ऊपर वनस्पति नहीं होगी तो चीड़ का साम्राज्य फैलने से कोई नहीं रोक सकता। ये था चीड़ का विज्ञान। और इस विज्ञान को लेकर आई थी औपनिवेशिक मिजाज की सत्ता, जो चाहती थी कि सिर्फ हमने जंगल से राजस्व कमाना है। दगड़ी में बता दूं कि ये वन विभाग आज आप देखते हैं, ये वन कानून जो देखते हैं, वन कानून की बड़ी सी किताब जो आप देखते हैं, ये दरअसल पहला कानून 1868 के आसपास बना था। फिर वही कानून रिसाइक्लो होता है 1927 में जाके, वन अधिनियम 1927 के रूप में। और दोनों कानूनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही दूसरा कानून पहले कानून की फोटोकॉपी है। और इस पूरे कानून को आप देखेंगे तो वो कानून जनता को जंगलों से बाहर करने, जंगलों और जनता के स्वामित्व को समाप्त कर देने और जंगल से अधिक राजस्व कमाने का कानून हुआ करता था। उसी आधार पर एक वन विभाग की स्थापना भी हुई थी, जिसका मकसद अधिक से अधिक राजस्व कमाना था। वो आज भी मकसद उसका वही है। जब आपको मिश्रित वन खत्म करने थे तो आप फायर लाइन सिस्टम को लेके आए। वैसे भी अगर आप देहरादून का फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज FRI में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको ब्रिटिश हुकूमत के दौर की पौधशालाएँ मिलेंगी। वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से उन्होंने एक किस्म के चीड़ वहाँ पैदा किए और पूरे पहाड़ में फैलाए, वो इतिहास आपको देहरादून में मिल जाएगा। यानी कि चीड़ को फैलाने के लिए वन विभाग किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और उसी दौर में अगर आप देखेंगे कि क्या इन्होंने बाँस की कोई पौधशाला बनाई, तो आपको नहीं मिलेगी। बाँस मिलेगा लेकिन बाँझ नहीं मिलेगा, फलियांट नहीं मिलेगा, हमारे हिस्से का पेड़ नहीं मिलेगा। खैर, क्योंकि चीड़ एक मुनाफे का पेड़ था, इसलिए चीड़ के जंगल को खेत के रूप में भी तैयार करना था। इसलिए फायर लाइन काटने का विज्ञान तैयार किया गया। फायर लाइन का मतलब कि वन विभाग आग लगाकर चीड़ के खेत की निराई और गुड़ाई करता था। और दूसरा, चीड़ का विज्ञान एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी को भी निर्धारित करता था कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में दूरी कितनी होगी और किस प्रकार का चीड़ अधिक से अधिक लीसा देगा, किस प्रकार का चीड़ अधिक से अधिक लीसा देने के बाद मजबूत टिम्बर देगा। इस पर पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता था। इधर दो बड़े आंदोलन, एक स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जंगलात का आंदोलन, उस पर मैं फिर कभी आऊँगा, क्योंकि वो आंदोलन जो था वह जनता का जो स्वामित्व छीना जा रहा था जंगलों से और वन विभाग के रूप में कॉरपोरेट को बैठाया जा रहा था अधिक से अधिक राजस्व सरकार के लिए कमाए जाने के उद्देश्य से, तो उसके खिलाफ जंगलात का एक बहुत बड़ा आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के दौर में चला। और उसी आंदोलन के फिर 1916 के बाद कुमाऊं परिषद के गठन के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के साथ जुड़ा गया। एक लंबी बहस है, लेकिन स्वतंत्र भारत में 1970 से 1980 के बीच में फिर वही जंगलात का आंदोलन पुनर्जीवित होता है, जब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जंगल चीड़ में परिवर्तित कर दिया गया है। और हम देखते हैं कि पंचायती वन प्रणाली के रूप में जो थोड़ा सा स्वामित्व हमको लौटाया गया था, वो ग्राम वन व्यवस्था के तहत हमसे फिर छीन लिया जाता है। जब हम देखते हैं कि सिविल वनों के रूप में राजस्व प्रशासन और यहाँ के नागरिकों का जो संयुक्त वन प्रबंधन था, वो भी जनता से छीन लिया जा रहा है, तब 1970 से 1980 के बीच में 10 साल तक फिर एक जंगलात का आंदोलन चला। ये दुर्भाग्य रहा कि चिपको शब्द को सामने रखकर सरकार ने प्रमाणित किया कि नहीं साहब, ये प्रबंधन की बात नहीं करते हैं, तो पेड़ बचाने की बात करते हैं। और उसी के साथ वन्य जीव संरक्षण के कानून बना दिए गए, वन संरक्षण के कानून बना दिए गए, और इन्हीं कानूनों के बनाते हुए एक अपरिपक्व जैसा तरीका भी अपनाया गया कि 1000 मीटर से ऊपर कोई वृक्ष नहीं कटेगा। और इतना सा भी ध्यान नहीं दिया गया तत्कालीन वन विभाग के द्वारा या सरकारों के द्वारा कि 1000 मीटर से ऊपर कौन सा जंगल स्थापित बचा है। अगर हम ऊंचाइयों को छोड़ दें, जैसे शिखर का क्षेत्र है, एड़ादीप का जंगल, ये बागेश्वर अल्मोड़ा के क्षेत्र का है,
है ना। बिनसर वाला क्षेत्र तो अब चीड़ में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन एक दौर था जब वो भी चौड़ी पत्ती का मिश्रित जंगल के रूप में हुआ करता था। ऊपरी क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो शेष बृहद भूभाग जो गाँव के आसपास था, नदियों के किनारे था, वो चीड़ के बड़े खेत के रूप में कन्वर्ट हो चुका था 1000 मीटर से ऊंचाई पर। और जैसे ये कानून बना 1000 मीटर से ऊंचाई पर कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, क्योंकि चीड़ का जो विज्ञान था वो ठहर गया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी का विज्ञान ठहर गया, और बेतरतीब रूप से चीड़ बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे चीड़ बढ़ा वैसे वैसे चीड़ की पत्तियां भी बढ़ी। चीड़ की पत्तियां हर साल गिरती हैं, और चीड़ की पत्तियां जब गिरती हैं उसी दौर में फायर लाइन काटने का सिस्टम भी होता था। अब क्योंकि बेतरतीब रूप से चीड़ फैल गया, तो वन विभाग वालों की जो फायर लाइन होती थी उस पर भी उस फैले हुए चीड़ का उग जाना, उस पर अतिक्रमण कर लेना था। और दूसरी तरफ सरकारों में पर्यावरण को लेकर, जैव विविधता को लेकर परिपक्वता नहीं थी। और 1982 में जो ये नियम बना कि 1000 मीटर से ऊंचाई पर कोई पेड़ नहीं कटेगा, तो वही नियम 85, 86, 88, 89, 90 तक जाते जाता एक समस्या उत्तराखंड के लिए दे गया, क्योंकि बेतरतीब रूप से चीड़ बढ़ता चला गया और उसी हिसाब से जंगल में आग की घटनाएं भी बढ़ती चली गई। पिछले साल आपने देखा होगा कि जंगल में आग कम लगी थी। कारण कोई फायर लाइन वन विभाग ने नहीं काटी थी, कारण था कि समय समय पर बरसात होती रही। और यदि आग नहीं लगी है, समय समय पर बरसात होने की वजह से आग नहीं लगी है, आग बुझी है, तो जो गिरा हुआ पिरूल है वो तो जंगल में पड़ा हुआ है, उसको वहां से हटाने की कोई व्यवस्था जो फायर लाइन के माध्यम से हुआ करती थी, फायर लाइन काटने के रूप में हुआ करती थी, वो वन विभाग द्वारा नहीं की गई। परिणाम पिछले साल का बचा हुआ जो मलबा था चीड़ के पिरूल के रूप में, और इस साल 3 बार लगातार पिरूल गिरा है, फिर एक बार गिरने को तैयार है, वो सब जमीन में पड़ा है। आग लगी और भयंकर रूप से आग फैल गई, जगह जगह आग फैल गई, और जितनी फैली है उस पर नियंत्रण वन विभाग करेगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहता है, कर भी नहीं सकता है। दगड़ियों, यदि वन विभाग ने समय रहते हुए चीड़ के विज्ञान को ध्यान में रखते हुए फायर लाइनें काटी होती, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फायर लाइनें काटी होती, तो जंगल में पिरूल नहीं होता। जंगल में पिरूल नहीं होता तो आग नहीं लगती। अब ऐसी स्थिति में जब वन विभाग के आला अधिकारी कहते हैं कि हमने इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी है, इतने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी है, तब जनता की ओर से तो एक सवाल बनता ही है कि आपने अपना काम नहीं किया फायर लाइन काटने का, इसलिए क्या आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? यह सवाल जनता की ओर से जाना चाहिए। दूसरा, दगड़ियों, ये जो जंगल की आग है, ये आग क्राउन फायर नहीं है। इस बात को वन विभाग भी जानता है, सरकार भी जानती है, और ये जो तथाकथित बहुत सारा वन अधिकारों की बात करने वाले लोग या पर्यावरण संरक्षण की बात करने, वन्य जीव संरक्षण की बात करने वाले लोग भी इस बात को जानते हैं कि पहाड़ों में जो लगती है वो ग्राउंड फायर लगती है। निश्चित जानो, पहाड़ में यदि कभी ग्राउंड फायर लग गई, फिर पहाड़ में कम से कम 150 साल तक जीवन दिखाई नहीं देगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ग्राउंड फायर लगती है। और ग्राउंड फायर के बारे में सब जानते हैं कि जमीन में पड़ा हुआ पिरूल, मलबा जब जलता हुआ आगे को जाता है तो पीछे की आग बुझती चली जाती है। अंग्रेज व्यवस्था के समझ में भी आ गया था कि अगर जंगल को आग से बचाना है तो लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। इसीलिए सिविल स्वयं वन, पंचायती वन व्यवस्था गांव के आसपास स्थापित की गई, ताकि वहां लोग अपना चारा पत्ती उठाएं, अपने पशुओं को चराएं। बाढ़ इत्यादि आ जाती है, भूस्खलन आ जाते हैं, या लोगों को बसाना पड़ता है तो वहाँ बसाएं। इसलिए गाँव के आसपास सिविल स्वयं वन, जो अभी करीब 4500 वर्ग किलोमीटर के रूप में उत्तराखंड में है, और पंचायती वन जो 10-12 हज़ार वर्ग किलोमीटर के रूप में उत्तराखंड के अंदर होंगे हैं, और जिनको अब पंचायती वन ना कह के ग्राम वन कहलवाया जा रहा है, और कानूनी रूप से ग्राम वन बना दिया गया है, जिसमें जनता का कोई स्वामित्व नहीं होता। सरकार चाहे तो अधिकार देने पर विमर्श कर सकती है, सोच सकती है। तो ये गांव के आसपास की व्यवस्था बहुत बाद में, यूँ कहा जा सकता है कि 1905, 6, 7, 8 से लेकर उसके बाद ये व्यवस्थाएं बनाना सरकार ने शुरू किया था। आज की तारीख में
जंगल में आम आदमी का कोई स्वामित्व नहीं बचा है। इतने कठोर कठोर कानून बने हैं कि वन विभाग किसी भी व्यक्ति को चाहे तो जंगल से उठा के जेल भेज सकता है। बची खुची खुंदक कहते हैं ना, कि जनता के खिलाफ सत्ता की खुंदक निकालने के लिए उत्तराखंड का एक बृहद भूभाग, जहां उत्तराखंड को बसाया जा सकता था, जहां गांवों का विस्तार किया जा सकता था, जिससे एक संपन्न उत्तराखंड स्थापित किया जा सकता था, वो कार्बेट नेशनल पार्क के रूप में, राजाजी नेशनल पार्क के रूप में, बिनसर अभ्यारण्य के रूप में तमाम नामों से जनता से छीन ली गई है। और सच तो ये है कि आज की तारीख में जनता जंगल में अगर कदम भी रखती है तो वो अपराध करती है। और इसका एक ही इलाज है, जंगल को जो बृहद रूप से उत्तराखंड में चीड़ का एक खेत पनप चुका है, या हर जंगल में 150 बाघ फैल गए हैं, इस सब से मुक्ति का एक इलाज है कि हम जंगलों की व्यवस्था को सिघौली की संधि वाले दिन के रूप में सामने लाएं। क्योंकि जिस दिन दूर कहीं सिघौली की संधि लिखी जा रही थी, उस दिन उत्तराखंड में यहाँ के जो जंगल थे उसमें स्वामित्व हमारा था, यहाँ के समाजों का था, और प्रबंधन हमारा था, ये हमारे समाजों का था। निश्चित रूप से वन विभाग जो अपने आप को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्थापित विभाग मानता है, उसका विज्ञान सिर्फ और सिर्फ मिश्रित वनों को समाप्त करके अधिक से अधिक राजस्व बटोरने वाली वनस्पति को विकसित करना रहा है। यही वन कानून है, यही वन नीति है। सच कहें तो इस वन कानून ने, इस वन नीति ने हमसे हमारी आरण्यक संस्कृति छीन ली है। वैसे इस बीच में जो 6वीं अनुसूची की मांग उठ रही है, 5वीं अनुसूची की मांग उठ रही है, वो शायद हमको हमारी आरण्यक संस्कृति की ओर ले जाने का एक रास्ता तो सुझाई गई है। फिर मिलता हूँ दगड़ियों, फिर मिलता हूँ।